नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद विपुल जी, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट हम ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, किन महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने वाले हैं, किन पर चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात होगी खरीफ की खेती को लेकर के। जी हाँ, वहाँ पे क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है, इस बारे में जानकारी आपको देंगे। कुल रकबा तो पिछले साल से आगे है, लेकिन सोयाबीन, तुअर, उड़द और कपास का रकबा पिछड़ा हुआ है। जानेंगे कि आखिर में इसका असर क्या देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे यूपीआई से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस खबर का विश्लेषण करेंगे। एनपीसीआई ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसमें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बायोमेट्रिक से काम हो जाएगा। अगली खबर जुड़ी होगी गोल्ड लोन से। सरकार ने संसद को बताया है कि साल भर में बैंकों का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 2 गुने से ज्यादा हो गया है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि गोल्ड लोन की आखिर में इतनी डिमांड क्यों है। इसके बाद बात होगी एफएमसीजी सेक्टर की, कंपनियों के अब तक आए जून तिमाही के नतीजों के विश्लेषण की। जी हाँ, जानेंगे कि इन नतीजों से सेक्टर को लेकर के क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं और भविष्य कुछ उज्जवल हो रहा है या फिर नहीं। अगली खबर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। यूरोप में ही अब इस डील का विरोध शुरू हो गया है। फ्रांस ने डील को लेकर के कई सवाल उठाए हैं और आखिर में चीन के उस फैसले का विश्लेषण होगा जिसमें चीन ने अपने यहाँ शिशु जन्म दर बढ़ाने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। क्या है इस खबर के मायने, डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे खरीफ फसल से जुड़ी खबर के साथ। मानसून की बेहतर बरसात की बदौलत देश में खरीफ फसल की कुल खेती तो पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है, लेकिन कई फसलें ऐसी भी हैं जिनकी खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। इन फसलों में सोयाबीन, कपास, तुअर और उड़द सबसे आगे है। सोयाबीन का रकबा 4 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। साथ ही में तुअर की खेती 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पिछड़ चुकी है। हालांकि धान का रकबा बढ़ने की वजह से खरीफ की कुल खेती पिछले साल के मुकाबले करीब 32 लाख हेक्टेयर आगे है। सर, बेहतर मानसून के बावजूद दलहन और तिलहन की बुआई का घटना ये किस तरह के संकेत दे रहा है सर? विपुल जी, ये आंकड़े थोड़े चिंतित करने वाले हैं अब, क्योंकि मानसून सामान्य था। बुआई में हालांकि अभी थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। हमें कह सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में रिकवरी होगी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बुआई का पूरा हो चुका और अब जो होती है वो लेट सोइंग होती है। तो 11 लाख हेक्टेयर के आसपास से 7-8 लाख हेक्टेयर के आसपास का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। और इसमें हमें 2 बेहद चिंताजनक चीजें दिख रही हैं जो आने वाले समय में रिजर्व बैंक की और बाजार की परिस्थिति बिगाड़ सकती हैं। पहली चीज ये है कि दलहन के रकबे में गिरावट आई है और ये बड़ा अजीब सा अंतर विरोध है, पैराडॉक्स है। अगर इस आंकड़े को आप सामने देखें तो दलहन का रकबा जो है वो करीब करीब 3% कम दिखाई दे रहा है। इसमें भी तुअर और उड़द, ये जो 2 महत्वपूर्ण दाल फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इनकी उपज में, इनकी सोइंग में कमी दिख रही है। दूसरी चीज ये है कि हमें सोयाबीन के और तिलहन के रकबे में भी गिरावट दिख रही है। अब आप देखिए, हम घूमकर वहीं पहुंच गए। पिछले साल से सरकारें कोशिश कर रही थी कि भारत में आयात निर्भरता खाद्य की कम की जा सके। इसके लिए दाल और तिलहन के लिए इस विशेष एमएसपी घोषित किए गए। सरकार ने कहा कि दलहन और तिलहन की जो फसल पैदा होगी उसका अधिकांश हिस्सा वो खरीद लेगी। उसके बाद भी हमें सोइंग में वो उत्साह, बुवाई में वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आने वाले 15 दिन और जो बचे हैं, आप मान सकते हैं अगस्त के महीने तक का, 1 महीने का समय मान लीजिए, अगर उसमें हमें दलहन और तिलहन की रिकवरी नहीं दिखती है तो आपको अगस्त के महीने के बाद से दालों और तेल की कीमतों में भारतीय बाजार में बढ़ोतरी दिखनी शुरू हो जाएगी। और फिर वही हिसाब की आयात कहां से किया जाए और कैसे किया जाए, और ग्लोबल पाम की कीमतों पर भारत की मांग का असर पड़ना दिखाई देगा।
दूसरी एक और फसल इस आंकड़े में है जो चार्ट हमने दिखाया था, उसमें दूसरी फसल कॉटन है, कपास है। कपास की बुआई में भी हमें कमी दिखाई दे रही है, करीब करीब 2% के आसपास की बुआई में गिरावट दिख रही है। ये भी थोड़ी चिंता जनक परिस्थिति है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें कपास की पैदावार घटने का भी असर हमें दिखेगा। पर दाल और तेल, खाद्य तेल को लेकर इतना अच्छा मानसून, इतनी बम्पर स्विंग भी हमें मदद नहीं करती दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जुड़ी हुई है यूपीआई पेमेंट से जुड़ी। यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए जल्द ही पिन नंबर की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी जगह फिंगरप्रिंट या फिर दूसरे बायोमेट्रिक का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। ट्रांजैक्शन में पिन के इस्तेमाल का विकल्प बनाने के लिए इस व्यवस्था को तैयार किया गया है और यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था एनसीपीआई जल्द ही इसको लेकर के यूपीआई पर अपडेट जारी कर सकती है। सर, आखिर में ये पिन की बाधा हटाना क्यों चाहती है सरकार? देखिए, एक तो ये कि यूपीआई का जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन है उसका अगला लेवल है जो होना ही चाहिए कि आप पिन से बायोमेट्रिक की तरफ जाएं। तो एक तो ये नेक्स्ट लेवल ट्रांजैक्शन का ट्रांजिशन है। दूसरी जो बड़ी चुनौती है पिन के साथ वो है कि बहुत सारे लोग पिन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने वाले बहुत बड़ा वर्ग, जिसमें कि ट्रेडर्स भी हैं, लोग हैं, वो उतने डिजिटल फ्रेंडली नहीं है। पिन भूलना एक सामान्य समस्या है। गलत पिन बार बार डालने पर अकाउंट चलाने में दिक्कत होती है। तो उसकी जगह बायोमेट्रिक लाना एक ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है और इसके अलावा पूरे ट्रांजैक्शन को सुरक्षित भी बनाता है। तो बायोमेट्रिक क्या हो सकता है? वो फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है। कई सारे फ़ोन में बायोमेट्रिक वैसे ही अपलोड होते हैं, जैसे आप जो हाई एंड फ़ोन है उनमें अपने बायोमेट्रिक से ही इस्तेमाल करते हैं, फिंगरप्रिंट के जरिए या फेस के जरिए। क्या उस बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है यूपीआई में? ये देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स ने आपके फ़ोन के सुरक्षित बायोमेट्रिक के सहारे अपने ऐप्स को ऑपरेट करने की, खोलने की छूट या सुविधा दे रखी है। लेकिन ये महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो पिन वाली व्यवस्था को लेकर बहुत सहज नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण सुधार है, इसकी अपेक्षा और उम्मीद पहले से की जा रही थी। जी, इस बीच डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि सीपीएससीज में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत विजिलेंस के दायरे में सीपीएससीज के सीएमडी और सीईओज के अलावा स्वतंत्र निदेशकों को भी अब शामिल किया गया है। इसके अलावा हर सीपीएससी के मुख्य विजिलेंस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वो सीपीएससी के सीएमडी की मंजूरी के बिना संबंधित मंत्रालय को जांच की रिपोर्ट भेज सकेगा। सर, ये जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है किस तरीके से काम करेगी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? सीपीएससी करप्शन के मामले में और विजिलेंस का अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का लंबे समय से लंबित शिकायतें, जांच और भ्रष्टाचार के मामले जो कभी निस्तारण तक नहीं पहुंचते, उनमें जो सबसे बड़ी बाधा थी, भीतर से समझें तो उसे दूर करने की कोशिश सरकार ने की है। होता यह था कि जब किसी कंपनी के किसी एमडी या सीईओ को ही भ्रष्टाचार के मामले में शामिल पाया जाता था या उसके आसपास के किसी व्यक्ति को पाया जाता था, तो विजिलेंस ऑफिसर्स को उसकी पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी, तब विजिलेंस की कार्रवाई शुरू होती थी। और इस मामले में कभी ऐसा स्वाभाविक है कि जो बड़ा अधिकारी है, जो सीईओ एमडी किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, वो विजिलेंस जांच को आगे बढ़ने ही नहीं देता था, उसे बाधा बनाता था। यह शिकायत काफी लंबे समय से थी। अब इसे बदलने की तैयारी की जा रही है। इसमें विजिलेंस अधिकारियों के पावर से उनके अधिकार बढ़ाए गए हैं। वो सीएमडी और बड़े अधिकारियों के खिलाफ अगर मामले हैं तो उन्हें बाईपास करके या उनके बजाय वो सीधे संबंधित मंत्रालय के जो प्रमुख अधिकारी हैं, मंत्री हैं, या जो विजिलेंस का बड़ा नेटवर्क है चीफ विजिलेंस का ऑफिसर्स के पास, उसे भेज सकते हैं। तो एक तो ये इससे क्या है कि स्वतंत्र रूप से जांच की सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं बोर्ड में, उनको भी विजिलेंस के दायरे में लाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को विजिलेंस के दायरे में लाया जाना एक पेंडोरास बॉक्स खोल सकता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में तमाम नेता, सांसद और सरकार की नियुक्तियों से, सरकार की तरफ से उपकृत किए हुए लोग बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर जाते हैं, लेकिन उनको इसके दायरे में लाए जाने से उनकी भी जाँच और पड़ताल की जा सकेगी। जी, इस बीच जून के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 10 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जून के दौरान देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ सिर्फ 1.5% रही। इसके पहले मई में ये ग्रोथ 1.9% और जून 2024 में 4.9% थी। इस बार जून में माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में उत्पादन घटने की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ टूटी है। उधर वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बैंकों में कर्ज की ग्रोथ में सुस्ती की वजह से अर्थव्यवस्था के लिए ये चुनौती बन सकती है।
सर, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में किस बड़ी चिंता की तरफ इशारा किया गया है? क्या कहना चाह रही है ये रिपोर्ट? वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आमतौर पर खुलकर वो सच स्वीकार नहीं करती, लेकिन सामने दिख रहा हो तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते। दो महत्वपूर्ण तथ्य वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में जिन्हें रेखांकित किया जाना है, जो एक किस्म से सरकार की और रिजर्व बैंक की चिंता और कुछ हद तक उलझन, परेशानी, असमंजस या से विकल्पहीनता जिसको कहें वो दिखाता है। इस रिपोर्ट में दो बातें, एक तो ये कि प्राइवेट कैपेक्स नहीं बढ़ रहा है, भारत में निवेश ही नहीं आ रहा, निजी कंपनियां निवेश नहीं कर रही। वो हम लगातार रिजल्ट्स के सीजन चल रहे हैं विपुल जी, और आप भी करीब से फॉलो कर रहे हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि चूंकि बाजार में डिमांड नहीं है तो कंपनियां किसी तरह से कीमतें बढ़ाकर और अपने प्रॉफिट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, नया निवेश नहीं आ रहा है। दूसरी जो बड़ी बात है जिसको संकेतों में इस रिपोर्ट में कहा गया वो ये कि क्रेडिट का, कर्ज का ऑफटेक नहीं है। कर्ज का ऑफटेक घटना वो भी जबकि ब्याज दरें इतनी कम हैं, ये इस बात का इशारा है कि लोग अभी निवेश नहीं कर रहे हैं, भविष्य के लिए भी निवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कर्ज हमेशा भविष्य की योजनाओं के आधार पर लिया जाता है। अगर किसी भी कंपनी को भविष्य में कोई फैक्ट्री या इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए वो कर्ज आज लेगी, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेगी और उसका उत्पादन अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के साइकिल के बाद सक्रियता के तौर पर उससे उत्पादन सामने आएगा। कर्ज ना लेना यह बताता है कि रिस्क का जो एवर्जन है, जो जोखिम आने वाले समय में मांग को लेकर है, वो बढ़ा हुआ है। चिंता इसके भीतर यह है कि आरबीआई ने बहुत तेजी से रेपो रेट कट किया, उसके बाद भी क्रेडिट की मांग नहीं बढ़ी। बैंकों के लिए दोहरी चुनौती, उनके डिपॉजिट्स तेजी से गिर रहे हैं, क्योंकि हमने कल ही बताया था कि सभी प्रमुख बैंकों में डिपॉजिट रेट्स अब लगभग पिछले कई वर्षों की के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तो कर्ज सस्ता करने का फायदा सरकार को तो हुआ, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी बारोवर है बाजार की, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ाने में, इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाने में सस्ते कर्ज की कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। और इसलिए वित्त मंत्रालय ने ये दो महत्वपूर्ण चीजें अपनी रिपोर्ट में संकेतों में कहीं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में कहा गया है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वो स्वाभाविक सी बात है, दिख रही है, उसका भी असर आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। इसको आप आईआईपी में गिरावट के साथ देख सकते हैं, जोड़कर देख सकते हैं, जो आंकड़े आ जाए भारत में औद्योगिक उत्पादन के। और इसके ठीक पहले 2 हफ्ते पहले 2 बड़ी एजेंसियों ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमानों को काटा भी था, उनमें में कमी भी की थी, जो वो भी हमारे सामने आए थे, एडीबी के और इंड्रा के। तो इन सारी परिस्थितियों की रोशनी में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट अर्थव्यवस्था में बढ़ती चुनौतियों पर अब थोड़ी ज़्यादा गंभीर दिख रही है। इस बीच बीते 1 साल के दौरान देश में गोल्ड लोन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मई के अंत तक बैंकों का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 2.5 लाख करोड़ के पार हो गया है, जो कि 1 साल पहले 1.16 लाख करोड़ रुपए था। यानी साल भर में 115% की ग्रोथ देखने को मिली है। सोमवार को ये जानकारी संसद में दी गई। सर, ये गोल्ड लोन का जो नए नंबर्स हैं, नए आंकड़े हैं, ये रुख क्या बता रहा है? विपुल जी, आंकड़े तो खैर जानकारी में थे, क्योंकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, वहीं से लिए गए आंकड़े थे, हम लोग इन पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सरकार ने इसको संसद को बताया है, तो ये इसका संदर्भ समझना जरूरी है। इसमें एक जानकारी सरकार की तरफ से और दी गई है, जिसमें यह में बताया गया, जो बताता है कि गोल्ड लोन का दरअसल परिदृश्य कितना चिंताजनक बनता दिख रहा है। 80% लोन विपुल जी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के हैं। इससे ये लग रहा है कि लोगों ने अब खर्च के लिए, खपत के लिए गोल्ड लेना शुरू किया है। दूसरी चीज जो इन आंकड़ों में चौंकाने वाली है कि अप्रैल मई में आरबीआई ने, आपको याद होगा, गोल्ड लोन के नियम पूरी तरह बदले थे, जिनमें लोन टू वैल्यू रेशियो के लिए नया नियम तय किया गया था। यह कहा गया था कि कर्ज लेने वाले की एक क्षमता देखी जाए कि वो क्या इस कर्ज को चुका पाएगा, उसकी नियमित इनकम भी देखी जाए, क्योंकि आमतौर पर गोल्ड लोन में डिफॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लोग सोना गिरवी रखकर पैसा ले जाते हैं, फिर उन्हें वापस करने की हैसियत नहीं होती है और वो सोना बाद में ऑक्शन में चला जाता है। ये सरकार के सिस्टम और बैंकों के आंकड़े बता रहे हैं कि गोल्ड लोन डिस्ट्रेस का सबूत है भारत में एक बड़े हिस्से में। और अब जो ये आकार दिख रहा है आपको 2.5 से 5 लाख रुपए का, ये निश्चित तौर पर बता रहा है कि इतनी रकम में कोई बड़े बिजनेस या कारोबार के लिए पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आरबीआई की सख्ती के बाद, नियमों में बदलाव के बाद भी इस जो आंकड़ा संसद में आया, इसमें इस साल के भी कुछ आंकड़े, इस वित्त वर्ष के भी कुछ आंकड़े शामिल हैं, जो बता रहे हैं कि गोल्ड लोन पर इन तमाम सख्तियों के बाद ना तो कमी आ रही है और ना ही कोई बड़ा रुख में बदलाव आ रहा है। और वित्तीय परिस्थिति में चुनौतियां या आर्थिक संकट के कारण लोग गोल्ड गिरवी रख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो गोल्ड लोन बढ़ने को सपोर्ट करती है विपुल जी, वो सोने की कीमतें हैं। क्योंकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, तो लोगों को इस समय अच्छा वैल्यूएशन लोन में मिल जाता है।
बिल्कुल। और अब जरा बात कर लेते हैं सेक्टर स्कैन की। जी हाँ, देश के एफएमसीजी सेक्टर के सामने शहरी डिमांड अब भी चुनौती बनी हुई है। हाल में आए एफएमसीजी कंपनियों के जून तिमाही के नतीजों से ये ट्रेंड सामने दिखाई दिया है। नतीजों से पता चला कि जून तिमाही के दौरान एफएमसीजी सेक्टर के लिए ग्रामीण ग्रोथ तो 8% से ऊपर रही, लेकिन शहरी ग्रोथ 3% से नीचे दर्ज की गई। सर, अभी ओवरऑल अगर हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के, तो क्या तस्वीर सामने दिखाई दे रही है? प्रमुख कंपनियों के रिजल्ट विपुल जी आपके सामने आ ही गए हैं और हम लोग उनको करीब से देख रहे हैं। एक तस्वीर समझते हैं, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियां हमें बाजार में मांग की, लोगों की खपत की, आय की, इन सबके के संकेत देती हैं। उनके के जो रिजल्ट हैं वो भारत के उपभोक्ता कंज्यूमर बाजार का आईना होते हैं। कुछ मोटे मोटे जो रुख निकल कर आए रिजल्ट के से, जिन्हें हम डेटा पॉइंट में आपको दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो कंपनियों की टॉप लाइन वृद्धि है उस पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। बड़े मिश्रित से परिणाम आए हैं। ग्रामीण मांग के सहारे कंपनियों ने वैल्यू टर्म्स में करीब करीब 4 से 7% की बढ़ोतरी दर्ज की। वैल्यू टर्म समझना जरूरी है। कीमतें बढ़ी हैं इसलिए बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वॉल्यूम में बढ़ोतरी नहीं है। शहरों में तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी 3% से भी कम है। वॉल्यूम का मतलब है कि कंपनियां कम सामान बेच रही हैं, पर चूंकि उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, प्रीमियम उत्पाद बिक रहे हैं, तो टॉप लाइन में जो बढ़ोतरी जो बॉटम लाइन में बढ़ोतरी है वो दिखाई दे रही है, पर टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं है, मांग बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है। कच्चे माल के कारण और ऑपरेशनल लागत बढ़ने से मुनाफे के मार्जिन सारी कंपनियों के दबाव में दिख रहे हैं। ये आपने विपुल जी जब अभी बाजार में रिजल्ट आया और स्टॉक्स की एनालिसिस की होगी तो देखी होगी। हम प्रमुख कंपनियों की तस्वीर देख लेते हैं, जिससे कि एक आकलन मिल जाए। HUL के आंकड़े हमारे पास आए। 3% का रेवेन्यू बढ़ा है। पर्सनल केयर और रूरल मांग में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन शहरी मांग कमजोर है। ITC का सिगरेट कारोबार स्थिर है। एग्रीकल्चर में 10% की ग्रोथ है, लेकिन पेपर में पर असर पड़ा है। नेस्ले का रेवेन्यू करीब 6% के आसपास बढ़ा, लागत बढ़ा है, मुनाफा 13% कम हुआ है। ब्रिटेनिया की तस्वीर भी लगभग ऐसी है। कीमतों में बढ़ोतरी से लागत बढ़ी है। डाबर और गोदरेज के नतीजे भी इसी तरीके के दिख रहे हैं, जहां पर थोड़ी बहुत कुछ सेक्टर्स में, कुछ प्रमुख उत्पादों में तो बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन बाकी चीजों में हमें दबाव दिख रहा। मैरिको में भी की तस्वीर भी कुछ ऐसी है। कोलगेट पामोलिव को ज्यादा झटका लगा है। सेल्स में करीब 4% से ऊपर की कमी आई है। तो ये तस्वीर है जो हमें प्रमुख कंपनियों की और ओवरऑल जो एफएमसीजी सेक्टर का परफॉर्मेंस है इस तिमाही में ये बताता है, क्योंकि इस पर बड़ी उम्मीदें टिकी थी कि ये तिमाही थोड़ी बेहतर हो सकती है, जिससे कि अगली तिमाही की तस्वीर थोड़ी अच्छी बन सके। सर, लेकिन अगर इसको जो है अगर बाजार के रुख की रोशनी में देखा जाए तो ये नतीजे क्या बता रहे हैं? और जो बाजार की स्थिति है उससे तो हमारे दर्शक और हम सभी रूबरू हो ही रहे हैं। तो अभी क्या पिक्चर क्या निकल के आ रही बाजार को लेकर के? सबसे बड़ा दबाव जो एफएमसीजी कंपनियों पर निवेशकों की दृष्टि से देखें अगर और उपभोक्ताओं के लिए भी, और जो एफएमसीजी कंपनियों के जॉब्स की दृष्टि से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इन नतीजों की एनालिसिस करते हुए पुल दिखाई दी कि कॉस्ट और मार्जिन दोनों प्रेशर में है। कंपनियों की कॉस्ट भी बढ़ रही है और उनके मार्जिन में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। जैसे कोको, कॉफी, दूध और एडिबल ऑयल की प्राइसेस ने पूरे के पूरे फूड सेगमेंट को एफएमसीजी में प्रभावित किया है। यहाँ कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी कीमतें कंपनियां नहीं बढ़ा पा रही हैं बाजार में मांग कम होने के कारण, तो उनकी पैकेजिंग कम करके, उनके साइज कम करके, उनका ग्रामेज कम करके किसी तरह चीज़ें संभालने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इधर विज्ञापन और प्रचार पर थोड़ा खर्च बढ़ा, जिससे लागत में और बढ़ोतरी हुई है। एक बड़ा फर्क यह हुआ कि जल्दी मानसून आ गया तो गर्मी वाले जो फूड प्रोडक्ट्स की सेल थी, खासतौर पे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, इनकी सेल्स तेजी से टूट गई, क्योंकि मानसून जल्दी आया, सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई और लोगों और खपत भी कम हुई है। क्विक कॉमर्स ने कंपनियों को इस बात में मदद की है कि पर्सनल केयर और हेल्थ फूड की मांग बढ़े, तो क्विक कॉमर्स के सहारे पर्सनल केयर घरों में पहुंच रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे उपभोग के पैटर्न में बदलाव दिख रहा है। रूरल एरिया से ब्रांडेड एफएमसीजी की मांग बढ़ रही है, जबकि शहरी उपभोक्ता जो वेल ऑफ हैं, जिनके जेब में ज्यादा पैसे होने चाहिए, वो सस्ते और डिजिटल उत्पादों की तरफ जा रहे हैं, छोटी पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा शिफ्ट है। ये शिफ्ट इस क्वार्टर में हमें दिखाई दिया। अगर ये ट्रेंड आने वाले महीनों में और आने वाली तिमाहियों में और ज्यादा मजबूत होता है तो यह भारतीय उपभोक्ताओं के भीतर एक बड़े बदलाव का संकेत होगा, जिसका असर हम समझने की कोशिश करेंगे कंपनियों के नतीजे पर। प्रीमियम और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इनके ये छोटा बाजार है, लेकिन इनकी मांग में बढ़ोतरी बेहतर दिखाई दे रही है। मुद्रास्फीति सबसे बड़ी चुनौती है। कमजोर मांग दूसरी बड़ी चुनौती है। सस्ते और डिजिटल फर्स्ट और लोकल ब्रांड से बड़ी प्रतिस्पर्धा एफएमसीजी कंपनियों को मिल रही है, क्योंकि उनकी लागतें कम है और मुनाफा स्थिर भी है और नकारात्मक भी है।
त्योहारी मांग पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर दूसरी तिमाही में थोड़ी मांग बेहतर आती है तो ठीक है, लेकिन रूरल डिमांड पर जो बड़ी निर्भरता है उसका समाधान अभी इतनी जल्दी होता नहीं दिखेगा, क्योंकि शहरों से मांग नहीं आ रही। तो अगली तिमाही को लेकर बाजार की फिंगर्स क्रॉस्ड है, कंपनियों की फिंगर्स क्रॉस्ड है। उम्मीद यह है कि शायद अच्छी खरीफ की फसल और त्योहारों के दौरान खरीद से कंपनियों को कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे, और ऐसा ही शायद बाजार ने रिएक्ट भी किया विपुल जी। और वो दबाव देखने को मिल रहा है। और एफएमसीजी की बात आपने की, आज सेक्टर स्कैन किया, और बाकी सेक्टर्स के भी हालात अच्छे नहीं हैं। और ख़ास तौर से जो अगली खबर हम लेने जा रहे हैं वहाँ तो ख़ास तौर से दबाव बना ही हुआ है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने कर्मचारियों की छटनी के बाद अब नई भर्ती रोकने और वेतन बढ़ोतरी को टालने का भी फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीसीएस इस साल सीनियर कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेगी। हाल ही में कंपनी ने दुनिया भर में 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की। दुनिया भर में कंपनी के 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। सर, टीसीएस की बीमारी क्या ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है? क्या गंभीर संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही है टीसीएस? देखिए, टीसीएस के अंदर समस्या गंभीर है, दिख रहा है। 2% की जॉब कटआउट के बाद जो दूसरा फैसला आज लिया गया है कि सैलरी हाइक को भी फ्रीज किया जा रहा है और सीनियर्स की सैलरी हाइक को रोका जा रहा है। ये बता रहा है कि कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट फंस गए हैं, उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, और उससे अब रेवेन्यू और रिकवरी पर बड़ा असर दिखाई देगा। कई सारे ब्रोकरेज के रिपोर्ट भी आने लगे हैं, जिसमें जो नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं टीसीएस को, उनकी भी कॉस्ट इतनी कम हो रही है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियां जो ऑर्डर देती हैं टीसीएस को, वो भी कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रही हैं, कि अब इसकी बैलेंस शीट पर और ज़्यादा दबाव बनने की संभावना है। तो ये दूसरा बड़ा फैसला था। एक तो नौकरियों में कटौती इतनी बड़ी, और उसके बाद कर्मचारियों की वेजेस में कमी। दरअसल ये वजह इसकी है कि टीसीएस का आकार इतना बड़ा है कि टीसीएस जब तक अपने खर्च नहीं घटाएगी, तब तक वेतन में, वेजेस में कमी नहीं करेगी, तब तक वो कोई सब्सटेंशियल सेविंग या कोई बड़ी सेविंग निवेशकों को नहीं दिखा सकती। तो ये संकेत बाजार इस तरह से ले रहा है कि अब कंपनी अपनी सेवाओं से, अपने कारोबार से प्रॉफिट बढ़ाने की संभावनाओं से थोड़ा निराश सी दिख रही, और अब ये वापस कंपनी अपने खर्चे घटाकर बाकी चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश कर रही। तो ये दर्द थोड़ा लंबा चलेगा। तो सर, मेरा सवाल भी यही है सर, कि कल भी हम लोगों ने इस पर सवाल किया था डिस्कशन में, लेकिन आज बाज़ार में अच्छी रिकवरी रही, जो क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन आईटी के अंदर वो दम नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मुझे लगता है लगातार शायद चौथा दिन होगा जब आईटी के शेयरों में दबाव देखने को मिला। टीसीएस के आप जिक्र कर रहे थे, करीब 0.25%, आधा 0.25% गिर करके बंद हुआ है। बाकी इन्फोसिस भी 0.25% टूट करके बंद हुआ। तो यहाँ पर कुछ रिकवरी की संभावनाएं हैं क्या सर? क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं। अमेरिका में लोग कह रहे हैं इस पर जो है खर्चा बढ़ेगा, उसके बावजूद रिकवरी तो कोई आ नहीं रही है। विपुल जी, इंडियन आईटी कंपनियां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड पर आ गई हैं। कई सारी बड़ी घटनाएं जिन पर विस्तार से अलग से चर्चा की जा सकती है। पूरे कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के सर्विसेज मॉडल के बेस पर रेवेन्यूज क्रिएट किए गए थे पिछले सालों में, बाजार उनसे कहीं आगे निकल गया, आईटी कंपनियां पीछे रह गई, और उसके बीच में 2 बड़े डिसरप्शन आ गए। एक को आप एआई डिसरप्शन कहिए, और एक माइग्रेशन का डिसरप्शन कहिए। इन दोनों ने आईटी कंपनियों का पूरा मार्केट तितर बितर कर दिया। और आप करीब से देखिए कि जो बाजार में नए आईटी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिनमें कि खासतौर से सैस प्रोडक्ट है, उसमें भारत के बड़े ब्रांड पिछड़ गए। छोटी कंपनियां आकर बाजार में सैस बेच रही हैं। तो ये पूरा रेवेन्यू मॉडल आईटी कंपनियों का ऐसे मौके पर बिखरा है, और ये काम 2-3 साल से समस्या आनी शुरू हुई है। तो इसलिए बाजार जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल सही पढ़ रहा है कि आईटी कंपनियां अब एक डिफरेंट जोन में चली गई हैं, जहां उन्हें भी फिलहाल, जो कि भारत की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी थी, मतलब भारत की सबसे शाइनिंग स्टार थे, उन्हें अगले कुछ 1-1.5 साल सर्वाइवल की लड़ाई जैसी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आएंगे उसमें कंपनियों को नए सिरे से बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, और उसके लिए वो पेन जो है वो आईटी कंपनियों के भीतर बनना शुरू हो गया, और वो हमें कीमतों में रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है। इस बीच आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जी की। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जिन देशों के साथ अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई है, उनके ऊपर 15 से 20% का बेस लाइन टैरिफ लागू होगा। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो सकता है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने अभी तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल नहीं की है। सर, ट्रंप के इस बयान को किस तरीके से समझा जाए, और
टैरिफ का सबसे खराब असर क्या देखने को मिल सकता है? भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक तरह से उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी संकेत आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि भारत के साथ अभी और वार्ताओं की जरूरत है। तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फिलहाल तो होती नहीं दिख रही है। 1 अगस्त की तारीख तो सामने आ गई और 1 अगस्त से ये नए टैरिफ लागू भी हो जाएंगे। पूरी दुनिया इसकी तैयारी करने लगी है। उस पर हम आगे आते हैं। 15 से 20% की रेंज का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन देशों के साथ व्यापार घाटा ज्यादा है उन पर 20% के आसपास टैरिफ लगाएंगे और जिनके पास व्यापार घाटा कम है उन पर 15% लगाएंगे। आप मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं। और जो रेंज भी है पूरी दुनिया में अमेरिकी सामान अमेरिका में बाजार में पहुंचने पर टैरिफ लगाने की, वो भी इसी के बीच में घूम रही है, 15%, 19%, 20% के आसपास। तो भारत 15% की रेंज से 16-17% या 20% की रेंज के टैरिफ में आ सकता है। इसकी तैयारी की जा रही। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसका असर हमें पूरी दुनिया में खासतौर से कमोडिटी के बाजार पर दिखा। उन्होंने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन खासतौर से रूस यूक्रेन के साथ अगले 15 दिन में शांति पर तैयार नहीं होता तो रूस के व्यापारिक भागीदारों पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। यह बात उन्होंने फिर कही और यह बात यूरोप में ही कही है। 15 दिन की समय सीमा क्या था? कच्चे तेल की कीमतों में, क्रूड की कीमतों में थोड़ी तेजी भी देखी गई। तो यह भी एक टैरिफ है जो भारत पर आ सकता है, क्योंकि यूरोप के साथ संधि के बदले डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब रूस के प्रति, पुतिन के प्रति काफी कड़ा हो रहा है। जो पर्दे के पीछे की राजनीति है वो ये है कि यूरोप ने इस शर्त पर भी डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को माना है टैरिफ की, वो आक्रामक ढंग से पुतिन को यूरोप में युद्ध रोकने के लिए कहेंगे। तो वहां से भी एक निशाना भारतीय तेल आयात पर उस पर दिखाई दे सकता है। तो ये भारतीय व्यापार के लिए की ताजी परिस्थिति बनती दिख रही। असर की जहां तक बात है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स ने इसे एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। सुबह से कई लोगों से चर्चा हो रही थी। सारे बड़े प्रोड्यूसर्स जो अमेरिका के बाजार में अपना सामान बेचेंगे उन्होंने अब इस पूरी टैरिफ को पास ऑन करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो 1 अगस्त के बाद अमेरिका के उपभोक्ताओं की जेब पर इसका बड़ा असर दिखाई देगा। किसी चीज पर 15%, किसी पर 19%, किसी पर 18% टैरिफ उन्हें चुकाना पड़ेगा। स्टील एल्यूमिनियम पर तो 50% तक का टैरिफ है। और इसलिए फेड की कमेटी की बैठक, जो इस हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, वो करीब से देखा जा रहा है। क्योंकि टैरिफ जब 1 अगस्त के बाद लागू होंगे और उनका असर अगस्त और सितंबर की महंगाई में दिखाई देगा, तब असली चुनौती शुरू होगी कि फेडरल रिजर्व इसे कैसे संभालेगा। और इसीलिए जेरोम पावल ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। तो ये सारे अगले 15 दिन दुनिया के बाजारों में काफी बड़े रीसेट के हैं। इसीलिए भी आपको भारतीय बाजारों पर भी दबाव दिख रहा है, क्योंकि टैरिफ कैसे प्ले आउट होंगे, किसकी लागत बढ़ेगी, कौन सी कंपनियां कितना नुकसान उठाएंगी। देखिए, जितनी कंपनियों ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नतीजे जारी किए, उन्होंने सबने टैरिफ के कारण अपनी बिक्री में कमी की, गिरावट के संकेत दिए हैं, खासतौर पर ऑटोमोबाइल कंपनियों के। तो अगले 15 दिन इसी उठा पटक में बीतेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान तो अमेरिकी उपभोक्ताओं का होना है। बिल्कुल निश्चित रूप से। इस बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील का यूरोप में विरोध शुरू हो गया है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य फ्रांस ने डील को यूरोप के लिए डार्क डे बताया। फ्रांस का कहना है कि डील में अमेरिका के हितों को सुरक्षित किया गया, जबकि यूरोप के हितों से अनदेखी की गई। डील के तहत यूरोप से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले अधिकतर सामान पर 15% टैरिफ लागू होगा। सर, ये बात कल के हम बोनस पॉइंट में हम लोगों ने इस बात का जिक्र छेड़ा था कि यूके में और यूरोपियन यूनियन के बाकी जो देश हैं वो इसका विरोध करेंगे। अब फ्रांस की तरफ से विरोध शुरू हो गया है। किस तरीके का विरोध सामने आया है सर, और जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो अभी क्या बता रही हैं? देखिए, ये जो चीज हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील सबसे कठिन है, कि यूरोपियन यूनियन एक संघ है और इसमें हर देश के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, और इसीलिए किसी भी प्रस्ताव को वहां मंजूर कराने में लंबा समय लगता है और वहां की संसद से इस डील की मंजूरी भी चाहिए। फ्रांस ने कल बेहद तीखा विरोध किया। फ्रांस ने कहा, यह डार्क डे है यूरोप के लिए काला दिन है, और ये आत्मसमर्पण जैसी स्थिति जो यूरोपीय समुदाय ने कर दी है। 15% टैरिफ मानकर अब बहुत सारे देश यूरोप में ऐसा मान रहे हैं कि यूरोप की ताकत कम हुई है। हालांकि थोड़ी रियायत मिली है एविएशन में लिकर में, लेकिन यूएस ने उसके बदले यूरोप के पूरे बाजार में सभी उत्पादों को बेचने के लिए शून्य ड्यूटी हासिल कर ली है, जिसका की बड़ी तकलीफ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को मौजूद है। संसद में भी सारे दल इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर इससे माना जा रहा है कि अमेरिकी सस्ता सामान आने से यूरोप के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी, रोजगारों पर बड़ा असर होगा। लेकिन इसके
के विपरीत जो यूरोप के भीतरी अंदरूनी मतभेद हैं, उसमें जर्मनी और इटली से बेहतर मान रहे हैं। उसकी वजह है कि जर्मनी और इटली के निर्यात को थोड़ा बेहतर परिस्थिति बनती दिख रही है अमेरिका के बाजार के लिए। ईयू के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने और जो वहां के ट्रेड कमिश्नर हैं मारोस शेफोविच ने इसे कम से कम खराब, मतलब इससे ज्यादा खराब हो सकता था, लेकिन जो भी कम से कम हो सकता था वो उस तरीके की डील माना है कि बहुत नुकसान हो रहा था, नुकसान बचा लिया गया है। अब यूरोपीय संसद में इस पर असहमति का खतरा है। और दूसरी चीज यह है कि ज्यादा नुकसान होने पर यूरोपीय देश यूरोपीय समुदाय से कुछ नई तरीके की मांगे इस संधि में शामिल करने के लिए रख सकते हैं। सर, अगर यूरोप और अमेरिका के ट्रेड डील को इम्प्लीमेंटेशन उसका किया जाए तो सबसे बड़े रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, क्या जोखिम दिखाई दे रहा है आपको? सबसे बड़ा जोखिम, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस देश को इस डील से सबसे ज्यादा नुकसान होगा, यानी जिस देश के निर्यात और आयात सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, वो ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर से फिर हर जाने की मांग कर सकते हैं। लगभग वैसा ही जैसे कि भारत में जीएसटी लागू करने में जिन राज्यों को नुकसान हुआ था उसका उनको कंपेंसेशन दिया गया। ये चर्चा यूरोप में है कि ठीक है, आप डील करके आ गए हो, हमने मान लिया हम एक समुदाय संघ है, लेकिन अगर हमारा उद्योग ज्यादा प्रभावित होता है तो फिर आपको हमें मदद करनी पड़ेगी। आप तो $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूरोप में कर रहे हो। तो अगर नौकरियां प्रभावित होती हैं कई देशों में, तो फिर यूरोप पर इस समझौते का, ईयू पर इस समझौते के पुनर्विचार का दबाव बनेगा। व्यापार युद्ध तो टल गया है, लेकिन यूरोप की जो ट्रेड फ्रीडम है उसको लेकर अब चिंताएं ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज है कि एक और चीज जिस पर निगाहें हैं वो ये है कि जो स्टील और एल्युमिनियम पर नया कोटा आना है वो कैसे निर्धारित होगा, लोग इसे देखेंगे। और कई सारे तकनीकी मुद्दे भी हैं जिनको यूरोपीय समुदाय और अमेरिका आपस में मिलकर एक साथ तय करेंगे। लेकिन इस डील का लागू होना ईयू के लिए थोड़ा चुनौती भरा हुआ है। और ईयू की जो एकता सहमति है आर्थिक मामलों के ऊपर, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा हिला दिया है। जी, चीन ने अपने यहाँ शिशु जन्म दर में सुधार के लिए चाइल्ड केयर सब्सिडी की घोषणा की है। सब्सिडी के तहत अभिभावकों को 3 साल से छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सालाना $500 दिए जाएंगे। चीन में लंबे समय तक रही वन चाइल्ड पॉलिसी और परिवार चलाने के लिए लागत ज़्यादा होने की वजह से युवाओं में शादी नहीं करने का ट्रेंड बढ़ा है, जिस वजह से चीन की शिशु जन्म दर तेजी से गिरी है। इसी को सुधारने के लिए चीन अब चाइल्ड केयर सब्सिडी दे रहा है। सर, चीन की ये जो नई पॉलिसी है इसके प्रावधान क्या हैं और क्या ये पॉलिसी चीन में शिशु जन्म दर सुधारने के लिए पर्याप्त होगी? विपुल जी, हाल फिलहाल के दशकों में दुनिया में सबसे बड़ा बर्थ प्रमोशन प्रोग्राम है। हमने बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम तो देखे थे, चाइना ने उसका उल्टा बच्चों की या आबादी बढ़ाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें करीब करीब 20 मिलियन लोगों को शामिल किए जाने की संभावना है। $500 के आसपास की पर चाइल्ड की राशि दी जाएगी, जो कि चाइनीज मुद्रा में करीब 3,600 युआन होगी। और इसकी बड़ी वजह यह है कि 2023 में जो आंकड़े आए थे उन्होंने चीन को बुरी तरह डरा दिया था। 2023 में चीन में जो बर्थ दर है वो प्रति 1000 लोगों पे 6.39 रह गई, जो अभी तक की लोएस्ट बर्थ दर है। क्योंकि चीन ने शुरुआती दिनों में अपनी बढ़ती आबादी के कारण वन चाइल्ड पॉलिसी दी थी और आबादी पर नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया था, तो साइकिल उल्टा घूम गया, अब एजिंग आ रही है। और चीन की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि चीन के पास दुनिया को अगले 50 साल तक दुनिया को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली, लीड करने वाली तकनीकें मौजूद हैं। दुनिया के सबसे अच्छी इकोनॉमिक सिस्टम्स मौजूद है, पर आबादी बढ़ा रही है, आबादी ग्रे हो रही है। और इसलिए यह कार्यक्रम लागू किया गया। कितना इससे रिकवरी आएगी, इस तरीके के कार्यक्रमों का एक्सपेरिमेंट जापान में भी किया गया था, बहुत बड़ा फायदा जापान में नहीं दिखा है। लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि चीन वापस लौटकर अपने यहाँ आबादी बढ़ाने के लिए इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा आवंटन करने जा रहा है। तो पूरी दुनिया की दिलचस्पी इस स्कीम की सफलता में, इसके आंकड़ों में होगी। अगले 1 साल के भीतर इस आंकड़े का असर दिखाई देगा। कोशिश ये है कि उन परिवारों को पैसा दिया जाए जिनको लगता है कि बच्चे पैदा करने के बाद या आबादी बढ़ाने के बाद उनके पास खर्चे कम हो जाते, उनके पास बजट कम हो जाता और इन्हें वो पाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनके हाथ में कुछ पैसे रखे जाएं जिससे कि वो बच्चों को का सही पालन पोषण कर सकें और चीन की आबादी बढ़ाने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित हो सकें। इससे पहले की कोशिशों में, नीतिगत कोशिशों में चीन को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। जी, चलिए, तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर जुड़ेंगे इसी समय शाम के 7 बजे। अलार्म सेट कर लीजिए। दिन भर की जो भी गहमा गहमी वाली आपकी जेब से जुड़ी हुई खबरें रहेंगी उनका यहीं पर होगा विश्लेषण। बाकी दिन भर शेयर बाजार से लेकर के कमोडिटी बाजार पे निगाहें रखने के लिए सुबह से ही हमारे शो शुरू हो जाते हैं। तो बोनस छोड़ के कहीं मत जाइए, बोनस के साथ बने रहिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।